हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टार्सस लायबिलिटी ऑफ स्टेट पर डिस्कस करेंगे। राज्य के अकृत्य के दायित्व पर चर्चा करेंगे। तो टार्सस लायबिलिटी ऑफ स्टेट में क्वेश्चन ये बनता है कि क्या राज्य अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए अकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा। तो जो स्टेट की ये लाइबिलिटी एराइज होती है, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत एराइज होती है या प्रतिनिधिक दायित्व के अंतर्गत उत्पन्न होती है। वाइकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से कार्य कर रहा है और इस व्यक्ति द्वारा उस कार्य के दौरान कोई अपकृत्य कार्य किया जाता है, तो इस अपकृत्य के लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसकी तरफ से वो कार्य कर रहा था। ये वाइकेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व तब उत्पन्न होता है जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो, एक व्यक्ति मालिक हो और कोई नौकर, उसका नौकर उसकी तरफ से कार्य कर रहा हो, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो, मतलब कोई एम्प्लॉयर की तरफ से कार्य कर रहा है, या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अभिकर्ता की हैसियत में कार्य कर रहा हो। तो अगर कोई सर्वेंट, एम्प्लॉई या एजेंट अपने मालिक की तरफ से या अपने प्रिंसिपल की तरफ से या अपने एम्प्लॉयर की तरफ से काम कर रहा है और इन कोर्स ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट, ऐसे नियोजन के दौरान वो कोई टार्ट कमिट करता है, तो इसके लिए उस व्यक्ति का मालिक या एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल लायबल होगा। तो ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये दो प्रिंसिपल, रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल और क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी पे बेस्ड है, जो ये कहता है कि वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एजेंट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होगा, ये कहता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का प्रिंसिपल। और पी फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्य कर रहा है, अर्थात कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करा रहा है, तो उस अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य इसी व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, जो कि किसी एम्प्लॉई द्वारा किए गए कार्य के लिए, किसी एम्प्लॉई द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट के लिए उसके एम्प्लॉयर को लायबल ठहराता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम ये स्टडी करते हैं कि क्या स्टेट को भी अपने एम्प्लॉइज द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट के लिए वाइकेरियसली लायबल ठहराया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 219(4)(b) और आर्टिकल 300 क्लास 1 इस बारे में प्रोविजन बनाता है। तो आर्टिकल 294 का क्लास बी ये कहता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट या अदरवाइज एराइज होने वाली किसी लायबिलिटी के लिए यूनियन ऑफ इंडिया उसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि डोमिनियन ऑफ इंडिया लायबल हुआ करता था, और स्टेट्स उसी तरीके से लायबल होंगे जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रोविंसेस लायबल हुआ करते थे। इसके बाद आर्टिकल 300 का क्लास 1 ये कहता है कि उनका एक्सटेंट क्या होगा। तो मतलब ये जो लायबिलिटी होगी, उस लायबिलिटी की एक्सटेंट क्या होगी, उसका विस्तार क्या होगा। तो ये कहता है कि ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या अदरवाइज एराइज होने वाली लायबिलिटी के रेफरेंस में यूनियन ऑफ इंडिया उस एक्सटेंट तक लायबल होगा जिस एक्सटेंट तक डोमिनियन ऑफ इंडिया लायबल होता अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना इन्फोर्स हुआ होता तो, या उस सीमा तक स्टेट गवर्नमेंट्स लायबल होंगे जिस तरीके से प्रोविंसेस लायबल होते अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना अप्लाई हुआ होता तो यहाँ पे आर्टिकल 294 का क्लास बी और आर्टिकल 300 क्लास 1 ये कहता है कि स्टेट की लायबिलिटी के रेफरेंस में
यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की लाइबिलिटी वही होगी जो कि इंडिपेंडेंस के पहले, इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया या प्रोविंसेस की हुआ करती थी। तो यहाँ पर आर्टिकल 294 क्लास बी और आर्टिकल 300 क्लास 1 जो है, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उसी को मेंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले क्या पोजीशन थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले जो टॉर्सस लाइबिलिटी के बारे में प्रोविजंस थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 176 में थे। सेक्शन 176 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वो कोई टार्ट कमिट करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी वही होगी जो उनकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के सेक्शन 32 में हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अलग से प्रिंसिपल नहीं ले डाउन करते थे, बल्कि इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा टार्ट कमिट किया जाएगा उसके बारे में प्रोविजंस वही अप्लीकेबल होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के सेक्शन 32 में अप्लीकेबल थे। और ये सेक्शन 32 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था, ये कहता था कि जो स्टेट एम्प्लॉइज हैं, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भारत में काम करते थे तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के एम्प्लॉइज समझे जाते थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के एम्प्लॉइज द्वारा कमिट किए गए टार्ट के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल उसी तरीके से लायबल होगा जैसा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के सेक्शन 65 में लायबल हुआ करते थे। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने भी कोई प्रोविजन नहीं बताया। इन्होंने कहा जो सेक्शन 65 अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो पोजीशन थी वही पोजीशन मेंटेन रहेगी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का सेक्शन 65 ये कहता था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसी तरीके से अपने एम्प्लॉइज द्वारा कमिट किए गए टार्ट के लिए लायबल होगा जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एम्प्लॉइज द्वारा कमिट किए गए टार्ट के लिए लायबल हुआ करती थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रेजेंट के टाइम में टॉर्सस लायबिलिटी ऑफ स्टेट की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, वो वैसी ही है जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में लागू हुआ करती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने एम्प्लॉइज द्वारा कमिट किए गए जो टार्ट की लायबिलिटी थी उसके बारे में प्रोविजन किया गया था, रूल ले डाउन किया गया था, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस केस में क्या था कि ये जो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी थी, इसका एक एम्प्लॉई अपनी कार्ट से जा रहा था जिसमें घोड़े जुते हुए थे, वो रास्ते में जा रहा था तो जो एक डॉक यार्ड था उससे गुजर रहा था। तो वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में प्रशासन का भी काम देखा करती थी, उसके एम्प्लॉइज जो है वो एक आयरन रॉड ले जा रहे थे जिसको उन्होंने नेग्लिजेंटली रोड पर गिरा दिया। उस आयरन रॉड के गिरा दिए जाने के कारण जो घोड़े उस गाड़ी में जुटे थे वो भड़क गए और वो इसके कारण एक एक्सीडेंट कमिट हो गया जिससे उस व्यक्ति को चोटें आई। तो इस P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो उसके एम्प्लॉइज द्वारा नेग्लिजेंट एक्ट के कारण इसके कार्ड को और इसके एम्प्लॉई को जो चोट पहुंची थी उसके कंपनसेशन के लिए सूट लाया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन भी देखती थी, कमर्शियल एक्टिविटी भी किया करती थी। तो यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अपने सॉवरेन फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रही है और सॉवरेन फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में अगर कोई एम्प्लॉय टार्ट कमिट करता है तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन अगर नॉन सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं तो नॉन सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म किए जाने के दौरान अगर कोई टार्ट कमिट होता है तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लायबल होगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उनको सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस में बांट दिया। तो सॉवरेन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं विच आर सोलली परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, जो कि केवल और केवल गवर्नमेंट द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, उनको हम सॉवरेन फंक्शंस कहते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनको केवल गवर्नमेंट परफॉर्म करती, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं
परफॉर्म करती है, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, या सिक्योरिटी का मामला हो गया, या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, तो ये सब सॉवरेन फंक्शंस में आते हैं। तो यहाँ P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी में जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ वो ये ले डाउन हुआ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा कोई टास्क कमिट किया जाता है सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में, तो वहाँ पर स्टेट वाइकेरियसली लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में है तो स्टेट लायबल होगा। ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की पोजीशन थी। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में या कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के बाद क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आर्टिकल 219(4) क्लास बी और आर्टिकल 300 क्लास 1, और ये जो डिस्कशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1950 और 1858 का किया, तो ये इस प्रोविजन को ले जाके यहाँ P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वाली स्टेटस में पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथ एक केस यहाँ पे और भी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल वर्सेस हरि भांजी का केस। इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई एक्ट ऑफ स्टेट है उसके परफॉर्मेंस में कोई टास्क कमिट होता है तब गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, अदरवाइज गवर्नमेंट टॉर्चस एक्ट्स के लिए लायबल हुआ करेगी। इसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में केस आया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती के केस में फैक्ट्स ये थे कि एक जीप थी जो कलेक्टर के लिए काम करती थी, मतलब एक जीप थी जो कलेक्टर की सर्विस में इंगेज थी। तो उस जीप का ड्राइवर उस जीप को बनवा करके ले रहा था और कलेक्टर के आवास पर ले जा रहा था। जब ये ले जा रहा था तो इसके नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण एक व्यक्ति जो पेडेस्ट्रियन था, जो पैदल जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी विडो ने सूट लाया। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्ट था वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में था, इसलिए स्टेट अपने एम्प्लॉय द्वारा किए गए टार्चस एक्ट के लिए लायबल होगी। तो यहाँ पर भी P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी को फॉलो किया गया। इसके बाद एक केस आता है कस्तूरीलाल रालियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। कस्तूरीलाल के केस में क्या था, ये कंट्रोवर्शियल केस है जिसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया। कस्तूरीलाल के केस में ये था कि एक आदमी के ऊपर आरोप था कि उसके पास कुछ गोल्ड थे, वो स्मगल्ड है, ऐसा उसके ऊपर आरोप था। तो उस गोल्ड को कन्फिस्केट करके सरकारी मालखाने में जमा कर दिया गया, और सरकारी मालखाने में जब जमा था तो वहाँ का जो हेड कांस्टेबल था वो उस गोल्ड को लेकर के भाग गया और पाकिस्तान चला गया, कभी लौट के नहीं आया। इस बीच ये व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप था कि ये गोल्ड स्मगल्ड था, उसके ऊपर जब मुकदमा चला तो उसको एक्विट कर दिया गया और ये कहा गया कि जो गोल्ड था उसको वो लॉफुली होल्ड करता था, वो उस गोल्ड के लिए इंटाइटल्ड था। अब उसने गवर्नमेंट से उस गोल्ड की रिकवरी के लिए जब सूट लाया तो वो उसका एम्प्लॉय लेके भाग गया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके भाग गया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में था, इसलिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। तो ये कस्तूरीलाल के केस का डिस्प्यूटेड जजमेंट था जिसको बाद के केसेस में फॉलो नहीं किया गया, लेकिन ये सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस का जो क्लासिफिकेशन है इसको बाद के भी केसेस में फॉलो किया जाता रहा। इसके बाद एक केस आया एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस। एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर स्टेट के एम्प्लॉइज कोई टास्क कमिट करते हैं और उस टास्क के कारण किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है और स्पेशली आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस का ये जो क्लासिफिकेशन है वो अप्लाई नहीं करेगा और किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 के वायलेशन की स्थिति में स्टेट लायबल होगा, भले ही वो काम सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में किया गया हो। और ये एन नागेंद्र राव के केस के बाद की पोजीशन कई सारे केसेस में फॉलो की गई, जैसे रुदल शाह के केस में कंपेंसेशन दिलाया गया या नीलावती बेहरा के केस में कंपेंसेशन दिलाया गया। इसी तरीके से चंद्रिमा दास का केस है जिसमें एक बांग्लादेशी वुमन के ऊपर रेप कमिट हुआ था जबकि वो रेलवे के यार्ड में थी
रेलवे की बिल्डिंग थी, उसमें एक रेलवे के एम्प्लॉय द्वारा उस पर टार्ट कमिट किया गया था। तो ये एन नागेंद्र राव वाली जो पोजीशन है इसको कई सारे केसेस में फॉलो किया गया। तो अभी पोजीशन ये है प्रेजेंट टाइम में कि अगर स्टेट के एम्प्लॉयज द्वारा कोई टार्ट कमिट किया गया है तो अगर वो सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में है तो स्टेट लायबल नहीं होगा, नॉन सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में है तो स्टेट लायबल होगा। लेकिन अगर वो टार्ट ऐसा है कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स और स्पेशली अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है तो स्टेट लायबल होगा, चाहे वो एक्ट सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में किया गया हो और चाहे नॉन सॉवरेन फंक्शंस के परफॉर्मेंस में किया गया हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।